कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज अपनी क्लास में मैं लेके आई हूँ शेड्यूल के अनुसार आरोह भाग 2 क्लास 12 CBSE NCERT बेसिस का, ठीक है। काव्य खंड में पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज। नहीं, अगर ये पहली बार आपने पढ़ा होगा तो सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा, ये कैसा शीर्षक, कैमरे में बंद अपाहिज। नहीं, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो रघुवीर सहाय जी की एक प्रमुख कविता है और यह कविता उनकी लिख गई है लोग भूल गए से। किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए से। और इसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको भी स्मरण रखना है। आज इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, रघुवीर सहाय जी का परिचय, उसके बाद कविता परिचय, उसके बाद उसकी व्याख्या और अंत में जानेंगे हम उसके प्रश्न अभ्यास को। मैं यहाँ लिखना भूल गई। उसके बाद हम जानेंगे इसके प्रश्न अभ्यास को, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं सेशन के अनुसार। हमारा जो चैप्टर है पीछे चल रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा वीडियो लेके मैं आ रही हूँ ताकि एग्ज़ाम तक मैं आपकी हर चैप्टर में मैं आपका सहायक बन सकूं, ठीक है। तो चलिए, पहला पाठ कवि परिचय। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी नई कविता आंदोलन के कवि हैं, प्रगतिवाद धारा के, जिसने बाद में क्या किया, नई कविता आंदोलन का रूप लिया, जिसमें नए नए प्रयोग किए गए। किस स्तर पर? यथार्थ के स्तर पर। जो हमारी समसामयिक समस्याएं हैं, समकालीन समस्याएं हैं, उससे मुखातिब होकर उन विषय वस्तुओं को स्थान दिया गया, ठीक है। और इनका एक और परिचय है, ये अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि, दिनमान व नवभारत टाइम्स के संपादक भी थे, ठीक है। ये इनका एक परिचय हुआ। और इनका एक और विशेष गुण, चेतना से पत्रकार और संवेदना से एक कवि थे। जो इनका पेशा था पत्रकारिता में, उन्होंने सबसे पहले वो पत्रकार थे और पत्रकारिता में ही उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने उन घटनाओं को देखा, उन घटनाओं से वो रूबरू हुए और जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, उसमें जो स्थिति थी, चाहे वह समाज की कोई भी घटना हो, तो पत्रकार का ये काम होता है उस घटनाओं का कैमरे में कैद करके या फिर उसके बारे में जो जानकारी है वो एकत्र करना। तो पत्रकारिता के दौर में वो ऐसी चीज़ों से रूबरू हुए जिसको हमारे सामने लाना एक ज़रूरी तथ्य हो गया, ताकि आम जनों तक वह बात पहुंच सके। ये सब बातें भी हमारे समाज में ही घटित होती है और ऐसे छटपटाहट और जो विशेष जो हाशिए पे लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार होता है उसको दिखाने का उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। इनका जन्म, हाँ, और एक और परिचय इनका, उनकी कविताओं का मूल स्वर यथार्थ का है। एक तो ऐसे ही जितने भी प्रगतिवाद धारा से जुड़े उनका मुख्य विषय क्या था? यथार्थ था। कौन सा यथार्थ? इनकी कविताओं में कौन सा यथार्थ था? जो मूल रूप से आज़ादी के बाद के भारत का यथार्थ था। नहीं, आज़ादी के बाद हमारे साथ आज़ादी की खुशियां तो आई, लेकिन साथ ही साथ इतनी सारी परेशानियां लेके आए, ऐसे रूप में विडंबनाओं के साथ आए जिसका निराकरण बहुत मुश्किल था। नहीं, जो विभाजन की त्रासदी हो, चाहे क्या कहते हैं, मतलब पाकिस्तान का बंगाल विभाजन हो, या फिर और भी जो विभाजन से जो हमारे अंदर जो कदाचार आया, जो भ्रष्टाचार आया, आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे के प्रति जो नफरत जगी, उन सब चीज़ों को मतलब कि एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल था। तो वैसे यथार्थ का उन्होंने चित्रण किया आज़ादी के बाद का भारत का। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता हरदेवर सहाय जी थे, माता श्रीमती तारा देवी सहाय। इनकी पत्नी विमलेश्वरी सहाय थी। दिल्ली में संपादक का कार्य करते समय उनसे इनकी मुलाकात हुई और दोनों फिर विवाह बंधन में बंध गए। संतान के रूप में उनकी 4 संतानें हुई, 3 बेटियां मंजरी, हेमा, गौरी और एक बेटा बसंत, ठीक है।
उनकी कविताओं में भारतीय जनमानस का दुख दर्द और पीड़ा की छटपटाहट साफ दिखाई देती है। ये सब पंक्तियाँ मैं इसलिए लेके आई ताकि इनकी जो यह कविता है उसका भाव आपको खुद ब खुद स्पष्ट हो जाए कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से कौन सा संकेत, कौन सा निर्देश या कौन सा मैसेज हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कविता के माध्यम से उन्होंने ऐसी विषय वस्तु को उठाया जहां हम ध्यान देकर भी ध्यान नहीं दे पाते या ध्यान दे ही नहीं पाते। ठीक है। इनकी शिक्षा MA अंग्रेजी से हुई। पेशा से ये लेखक, कवि, पत्रकार और अनुवादक थे। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे, क्या कहते हैं, बहुत सारे जो विभिन्न रचनाएं थी अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद भी किया। ठीक है। इनकी विधाएं कविता, कहानी, निबंध और अनुवाद थे। प्रमुख रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, रामदास, लोग भूल गए, लिखने का कारण आदि है। जिसमें कि यह जो रामदास कविता है इतनी प्रसिद्ध हुई, इसने नई कविता आंदोलन में एक नया आयाम खड़ा किया। ये ऐसे व्यक्ति की कविता है जिसको बीच सड़क पे चाकू मार के मार दिया जाता है। यानी कि बताइए इनकी रचनाएं कहाँ तक चली गई। इनकी जो नज़र है, पैनी नज़र, उन छोटी घटनाओं पे भी चली गई जिसका हमारे ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, कितनी घटनाएं घटती है, लोग रोज़ क्या कहते हैं, आतंक के शिकार हो रहे हैं, हत्या के शिकार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने रामदास कविता के माध्यम से एक ऐसा रूप, एक ऐसी घटना का वर्णन किया जिसने पूरे समाज को हिला दिया। हाँ, वास्तव में यही घटना होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट हमारा ध्यान आकर्षित किया। ठीक है। लोग भूल गए में इस कविता संग्रह में ऐसी लोगों पर कविताएं हैं, ऐसी विषय वस्तु है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। तो शीर्षक भी उन्होंने बिल्कुल सटीक रखा है। और इनका निधन 30 दिसंबर 1990 नई दिल्ली में हुआ। तो हमने इनका परिचय जाना रघुवीर सहाय जी का। अब द्वितीय पाठ, कविता का परिचय। इस कविता में मैंने आपको कहा कि सुनने में आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा। नहीं, कैमरे में बंद अपाहिज यहाँ पर टेलीविज़न के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें जिसका वो प्रोग्राम बनाते हैं उसे लगता है कि हमारी जो दुर्बलताएं हैं, हमारी जो कष्ट है, वो समाज के सामने रूबरू किया जा रहा है ताकि इन दुर्बलताओं से हमें मुक्ति मिल सके, अपनी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सके। लेकिन होता है इसका उल्टा। हम अपने कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, हम जो प्रोग्राम सेट करते हैं साक्षात्कार के माध्यम से और जो वीडियो शूटिंग करते हैं वह मेरा बेस्ट हुआ है कि नहीं, हम उस पर ध्यान देते हैं। और उस समय जो वह अपाहिज है, वह जो अपंग है, जो अपने शारीरिक दुर्बलताओं से त्रस्त है, उसे सच्चाई का भान होता है और वह टूट के बिखर जाता है कि जहाँ पर मुझे कहा जाता है कि आप भी समाज का एक हिस्सा हैं, लेकिन पता चलता है कि वह जो वर्ग है एकदम से उसे हाशिए पे रखा जाता है, एकदम अलग से रखा जाता है और उस पर किसी का केयर नहीं होता है। इस कविता के माध्यम से इसी तरफ रघुवीर सहाय जी हमारा इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम जाने और कौन सी संदर्भित बात इसमें आ रही है। चलिए हमने रघुवीर सहाय जी का पूरा परिचय जाना। उनके परिचय में यह स्पष्ट हो गया कि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं। इन्होंने हर विषय वस्तु को अपनी कविताओं में और रचनाओं में स्थान दिया। सड़क पे कोई घटना, सड़क पे चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार, यानी कोई भी विषय वस्तु उनके पैनी नज़र से छुपी हुई नहीं रही। और हमने यह भी जाना या जान लीजिए कि वह जो रचनाएं करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनकी रचनाओं का विषय कोई बहुत बड़ा मैटर हो, मतलब कि कोई जो बहुत बड़ा मैटर हो, खाली प्रसिद्धि पाने के लिए वह अपनी रचनाओं में उसको स्थान नहीं देते। वह ऐसे विषयों और समस्याओं को अपने रचनाओं में स्थान देते हैं जिन पे हमारी दृष्टि नहीं जाती।
नहीं, और जिन्हें समाज अपने हाशिए पे रखता है यानी साइड में रखता है, उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं का ये विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। हमने यह भी जाना कि ये एक बहुत बड़े पत्रकार थे और पत्रकार के माध्यम से, पत्रकार के रूप में उन्होंने अपना जो क्षेत्र था, उनका जो पत्रकारिता का क्षेत्र था, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो पत्रकार तो थे ही, साथ ही साथ वह एक सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। उन घटनाओं को कलमबद्ध करते हुए उन्होंने यह संकेत दिया, हमें मैसेज के रूप में यह बात पहुंचाई अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, कि यह भी हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर इसे हम नज़रअंदाज करके चलेंगे तो फिर आने वाला समय हमें नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि समाज किसी एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से नहीं बनता है। समाज में जितने लोग रहते हैं, सबसे मिल के समाज का निर्माण होता है। उन्होंने ऐसे ऐसे पहलू उठाए जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, नहीं, या ध्यान भी जाता है तो हम उनसे संवेदना रूप में नहीं जुड़ सकते, नहीं, हम उसमें क्या कहते हैं, उसके प्रति हम आकृष्ट नहीं हो पाते, उसके अंदर की जो भावना है उससे हम डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हैं। तो यह कविता आपको बताएगी कि किस तरह ऐसे पक्ष को उन्होंने रखा है, ये जो कैमरे में बंद अपाहिज, ऐसे पक्ष को उन्होंने रखा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो यह जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में लिखी हुई है, लेकिन यह एकाएक हमारा ध्यान आकर्षित करती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम भी इसका हिस्सा हैं। नहीं, यहाँ पर उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये टीवी और क्या कहते हैं रेडियो या स्टूडियो में भी होने वाले या उसके भीतर होने वाली दुनिया को उभारा है। लेकिन यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ टेलीविज़न के माध्यम से इसे जोड़कर देखा जाए। इन्होंने उन हर चीज़ों पे संकेत किया है जिसमें क्या कहते हैं हर उस व्यक्ति पर इशारा किया है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को अपना व्यापार बनाते हैं और उसे बेचने का कार्य करते हैं। हम उससे जुड़ नहीं सकते, उसकी संवेदना में हम अपनी संवेदना को नहीं मिलाते हैं, हम उसे व्यापार बना देते हैं। ठीक है, तो इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके लिए कवि ने संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को देखकर उसे नज़रअंदाज करते हैं और उसका केयर नहीं करते, यानी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हम एक मानव के रूप में ऐसी छवि बना लेते हैं, ऐसा रूप अपना लेते हैं जो हमारी मानवता को क्या करती है, खंडित करती हुई नज़र आती है। यानी जो प्रसंग हमें उठाना चाहिए उस प्रसंग को उठाने के बजाय हम उसे व्यापार बनाकर क्या करते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी चीज़ का प्रतिनिधि अगर होता है तो उस पर पूरी जिम्मेवारी होती है कि उस बात को अच्छे तरीके से, सही तरीके से वह समाज के सामने लाए। नहीं, ये नहीं कि आप किसी के दबाव में आकर उसे दूसरा रूप दे दें, जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसके बदले में उसे हम कोई दूसरा रूप दे दें। तो चलिए कविता की पंक्तियों के माध्यम से इस कविता में की जो विषय वस्तु है उसको और स्पष्ट करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जो कैमरे में बंद अपाहिज है, लोग भूल गए कविता संग्रह से इनकी ली गई है, जो बहुत प्रसिद्ध है, और इनकी कविताओं की यह विशेषता है कि वह ऐसे विषय वस्तु को लाकर हमें उसके तरफ आकर्षित कर देते हैं जो हमारे सामने आस-पास इधर उधर रोज़ की दिनचर्या में घटित होता है, लेकिन हम उसका केयर नहीं करते। तो चलिए देखें और इसमें कौन से भाव हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे
हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो यहाँ पर जो कोई विषय वस्तु को उठाते हुए यानी सारी यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि हम जो विषय वस्तु ला रहे हैं, हम जो मैटर ला रहे हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब उस बात को दूरदर्शन पे लाने का मतलब है इससे एक बड़ा वर्ग उससे जुड़ सके। हम शुरू में ऐसा दिखाते हैं कि ये जो मैटर है, कोई भी मैटर को लेकर हम क्या करते हैं, अपना प्रसिद्धि पाने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम इस चीज़ को दूरदर्शन पर दिखाएंगे। नहीं, हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, हम उस दुर्बल को लाएंगे, आपके सामने लाएंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। कहने का ये तात्पर्य है। हमें शुरू में जब उसकी हम प्रतिनिधि बन के उसको सामने लाते हैं तो हमारा यही ध्येय रहता है, नहीं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में उसका रूप बदल जाता है। यहाँ पर हम एक शो ऑफ में ये बात कह जाते हैं। वास्तविकता यह है कि हम उसके संवेदनशीलता से जुड़ते नहीं हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। अब उस दुर्बल व्यक्ति को जिसे हम कैमरे के सामने लाए हैं, मतलब कि उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसकी जो दुर्बलता है, नहीं, उसकी जो कमियां हैं, वह समाज के सामने आए और उस कमियों को दूर करने का उपाय सोचा जाए। नहीं कि वह जो उसकी जो कठिनाइयाँ हैं जीवन की, शारीरिक अवस्था में जो उसकी दुर्बलताएं हैं, उसको दूर किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कैमरे को फोकस यह करते हैं, हम यह दिखाते हैं कि देखो मैंने दुर्बल को लाया, और उससे ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं ताकि वह कार्यक्रम जो हो वह दिखे कि देखो कैसे प्रस्तुत हो रहा है। यानी उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने पे हम जोर देते हैं, उस दुर्बल व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को दिखाने में कम ध्यान देते हैं। इसी के तरफ कवि संकेत कर रहे हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं बताइए। वह अपाहिज है किसी भी माध्यम से, चाहे वह जन्म से हो या किसी दुर्घटनावश वह अपाहिज हो गया, तो यह सवाल अटपटा सा सवाल है जो कि हम नॉर्मली उससे पूछते हैं। किसी भी कमज़ोर व्यक्ति से पूछते हैं, अरे अपाहिज हो, कैसे अपाहिज हो गया, हा, बड़ा दुख दिया है भगवान ने तुम्हें, ये कैसे हो गया, अच्छा पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, आदि आदि बातों से हम क्या करते हैं, उसे आहत करते हैं। यह हमारा स्वभाव बनते जा रहा है। उन दुर्बलताओं को दूर करने की कोशिश हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसी की तरफ कभी हमारा इशारा कर रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। हम ये सवाल उससे करते हैं, कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा। यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम को मतलब स्पेशल बनाने के लिए कहीं किसी भी प्रकार से जो सिस्टम है वह ख़राब ना दिखे, अच्छा चित्र दिखना चाहिए, अच्छी साउंड आनी चाहिए, और जो सेटअप है कैमरे का वह सुंदर होना चाहिए, ताकि हमको ये प्रसिद्धि मिले, हाँ ये जो शूट किया भाई तुमने बहुत अच्छा किया, बड़े अच्छे से कार्यक्रम को तुमने दिखाया। और यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि जिसका साक्षात्कार हम कर रहे हैं, जिसे हम टीवी पे दिखा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या था, उसकी दुर्बलताओं को दूर करना। ठीक है, आगे देखिए, इसी को संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। क्या ये पूछने से वह अचानक से कोई भी जो दुर्बल व्यक्ति है वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई भी जो इस तरह का व्यक्ति होता है, सर्वप्रथम उसके दिल से जुड़ना होता है, उनकी भावनाओं से जुड़ाव होना चाहिए, नहीं उनकी संवेदना से जुड़ाव होना चाहिए, तभी वह जो अंदर का उसका दर्द है अपनी दुर्बलता को लेकर वह बाहर आएगा। लेकिन हम ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे उसकी संवेदना से कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, तो वह अपना दुख बता ही नहीं पाता। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर कवि संकेत कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने सवालों को महत्व देते हैं। हम जो शूट कर रहे हैं डायरेक्ट सवाल हो और उसका जवाब भी मेरे अनुरूप हो, ताकि वो वीडियो ख़राब ना हो।
वह जो कार्यक्रम है ख़राब ना हो, हम इशारे से उसे ये कहते हैं कि आप ये जवाब दो, ऐसे बताओ, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। एक तो मुझसे अटपटा सवाल पूछते हैं और उसे विवश कर देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट भी होता है, हमको इस टाइम तक अपना वीडियो शूट करना होता है, तो हम हड़बड़ाए रहते हैं। उसके मैटर को समाज तक पहुंचाने के लिए नहीं, उसके कष्ट को दूर करने के लिए नहीं, मैं अपने कार्यक्रम के सेटअप के लिए, अब टाइम को मैनेज करते हुए अपने कार्यक्रम का जो सेटअप है वो सही हो, हम उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं हम, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मतलब कि ये जो पंक्तियाँ आई है आपकी, यहाँ पर उन्होंने जो पंक्तियाँ दी है कि हम एक तो उल्टा पुल्टा सवाल करते हैं और उसे यह भी समझाते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम उसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि उसको रोने पर विवश कर दे। नहीं, यानी उनका रोना देखकर उनका ये व्यू नहीं है कि समाज पसीज कर उसके कष्ट को दूर करेगा या हम दूर करेंगे। बस रोने से मतलब कि उस कार्यक्रम में जो क्या कहते हैं कार्यक्रम में जो संवेदना आएगी, हम उस पर ध्यान दे पड़ते हैं। नहीं, उसके वास्तविक दर्द से दूर दूर तक हमारा नाता नहीं होता। नहीं, ऐसा हम करते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। रुला रुला कर मेरा क्या है, ध्येय क्या है कि उसकी आँखें फूली हुई नज़र आए, सूजी हुई नज़र आए और ऐसा रूप कैमरे में दिखे, वीडियो में दिखे कि आहा हा, यह बड़ा दुखी इंसान है और इसे मैंने कैमरे में शूट किया है। नहीं, मैंने ये कार्यक्रम बनाया और कार्यक्रम बनाने पे जोर दिया जा रहा है। नहीं, और मतलब कहीं दूर दूर तक ये प्रश्न नहीं आ रहा है या जवाब नहीं मिल रहे हैं। उसके जो कष्ट हैं, जिस कष्ट में वो है, जिस शारीरिक अवस्था में है, तो उसे कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, वह उसका जीवन आने वाला फ्यूचर सुरक्षित हो जाए, उसके लिए हम कौन सी सुविधा देने जा रहे हैं, दूर दूर तक इससे कहीं वास्ता नहीं होता है। बहुत बड़ी तस्वीर, फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। नहीं, यहाँ ये शो किया जा रहा है कि वह अपंग है, उसका पीड़ा देखो चेहरे पे नज़र आ रहा है। नहीं, उस पीड़ा को, उसके चेहरे के भाव को वीडियो से आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि देखो मैंने पीड़ा लाई, उसकी पीड़ा को मैं दिखा रहा हूँ। पीड़ा को दूर कैसे करूँ, इससे हमारा कोई नाता नहीं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब उसको देखकर वह तो रो ही रहा है, वह जो विक्षिप्त व्यक्ति है शारीरिक रूप से, वह तो रो ही रहा है कि कैसे अटपटे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर कोई वास्ता मेरे कष्ट से नहीं है। उसको ये महसूस होता है, वह इसलिए रो रहा है और उस रोने की छवि को हम एक अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा मतलब शो पीस बनाते हुए अपने उसका जो विषय वस्तु है कार्यक्रम का, वो मजबूत हो जाए, उसको दिखाने के लिए हम हर कोशिश करते हैं और उसको देखकर दर्शक भी रोए ताकि मेरा कार्यक्रम सफल हो। नहीं, जितना दर्शक रोएंगे उतना मेरा कार्यक्रम सफल होगा, इसकी तरफ हमारा जोर होता है। वही कवि आगे इशारा कर रहे हैं। अंत में देखिए, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। उसके बाद ऐसा मतलब बनाने के बाद कि उसको देखकर दर्शक भी रोए, लेकिन उसकी जो स्थिति है वहीं की वहीं रहेगी। मेरा मतलब है उस कार्यक्रम को सफल बनाना, नहीं उसका जो संवेदना है उसको कार्यक्रम में फिट करना। ठीक है, आगे अब क्या है, अब क्या होगा, चलो भाई टाइम लिमिट भी है। अब जो मैंने वीडियो बनाया, जो शूट किया, चलो अब जो दिखाना था हमने दिखा दिया, अब टाइम की कमी है, अब यहीं पर उसको ख़त्म करना होगा। अब ज़्यादा ना तुमको रोना है ना किसी और को रोना है, अब कुछ मतलब नहीं है। इस तरह का भाव इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम।
यानी इसी सब क्रम में कि दर्शक भी आपके चेहरे को देखकर रोए, आप भी ऐसी रोनी सूरत बनाए ताकि कार्यक्रम फिट हो। अगर नहीं हो रहा है तो अंत में उकताकर चलो छोड़ो जाने दो, अब बस हुआ, अब रहने दो, अब जो हुआ उतना ही ठीक है। उसके बाद हम मुस्कुराएंगे, चलो आज का कार्यक्रम पूरा किया, या शूट का जो हम लोग का प्रोग्राम था वह पूरा हुआ। उसके बाद वो जो व्यक्ति है, जो अपंग है, उससे हमारा नाता वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। उसके बाद हमारा एक प्रसंग सामने आ जाता है कि आप एक सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम देख रहे थे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसे एक बड़ा दर्शक वर्ग देने की आवश्यकता है। यानी हम प्रोग्राम का प्रचार कर रहे हैं, नहीं उस अपंग व्यक्ति की जो वास्तविक स्थिति है उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम कैसा बना इसके प्रचार में एक नया बड़ा दर्शक वर्ग हम ढूंढते हैं और कहते हैं कि बस थोड़ी सी कसर रह गई लेकिन ठीक ठाक है, इसका एक बड़ा दर्शक वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर उस जो कैमरे में जो बंद अपाहिज है उसका दर्द जो है, जो उसने एक तो पहले से उसके जीवन में था ही, कैमरे में आकर उसका दर्द और भी बढ़ गया, क्योंकि उसको आशा थी कि अगर मैं समाज के सामने आऊँगा कैमरे के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं मेरा दुख दूर होगा। लेकिन वास्तविकता उससे बहुत दूर है। वह अपाहिज जो है कैमरे में ही बंद होके रह जाता है, उसे समाज के सामने लाया जाता है लेकिन दूसरे रूप में। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर विषय वस्तु यहाँ पर ये लेके आए हैं हमारे रघुवीर सहाय जी, और वास्तव में ये ऐसे विषय वस्तु को चुनते हैं जहाँ पर हमारी निगाहें नहीं जाती, या जाती भी है तो उड़ती उड़ती जाती है। नहीं तो आशा करती हूँ इसकी व्याख्या आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम अभ्यास की तरफ चले और अभ्यास के माध्यम से देखें कि कौन सी बातें, कौन से प्रसंग इसमें आ रहे हैं और प्रश्न के माध्यम से हमें क्या संकेत मिल रहा है। ठीक है, पहला कविता के साथ, अभ्यास में कविता के साथ, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है। तो हाँ, वास्तव में यहाँ दिखता है, यहाँ पर कविता की पंक्तियों में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई है। मेरी समझ से यह बिल्कुल उचित है। यहाँ पर कोष्ठक में जो पंक्तियाँ रखी गई है उसके माध्यम से हमें इशारा किया जा रहा है कि देखो वास्तविक स्थिति क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं और उसका रूप में हम किस रूप में उसको प्रचार कर रहे हैं। नहीं, यानी कि यह जो टेलीविज़न की दुनिया है, यह जो कैमरे का जो खेल है, उसमें किस तरफ मेन इशारा किधर हो रहा है, किधर होना चाहिए और किधर हो रहा है। तो इन कोष्ठकों की पंक्तियों के माध्यम से इस कविता को वह और सशक्त बना रहे हैं। उनकी जो यह शैली है, जो साधारण सी शैली है और बातों का क्रम भी साधारण है, लेकिन इसमें गहरे भेद छुपे हुए हैं। इस कोष्ठक के माध्यम से, जो कोष्ठक की जो पंक्तियों के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने कविता को और भी प्रमुखता दे दी है और भी विशेष बना दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। बिल्कुल, हमने यहाँ अभी क्या कहते इसकी व्याख्या में देखा कि कैमरे में बंद अपाहिज, यानी कैमरे के सामने उस अपाहिज को लाकर हम यह दिखाते हैं कि उसका क्या कष्ट है। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक क्रूरता दिखाई जा रही है कि उस अपाहिज की संवेदना से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हम उसे कैमरे के सामने यह कहकर लाते हैं कि आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो दुर्बलता है, वह समाज के सामने आएगी तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी कहानियाँ बनाई जाती, ऐसे माहौल तैयार किया जाता है कि वह अपंग कैमरे के सामने आने को तैयार होता है, अपने सब दर्द को दबाए छुपाए कि काश मुझे इसके लिए कुछ सुविधा प्राप्त हो जाए और जो ये मेरा दुर्बलता है वह दूर हो जाए। लेकिन जब वह कैमरे के सामने होता है,
उसके साथ जो फिर व्यवहार होता है कैमरे के माध्यम से और ऐसे ऐसे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मानव की क्रूरता की जो तस्वीर उसके सामने आती है तो वह भौंचक रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि यह असली तस्वीर है कैमरे की। नहीं, तो यहाँ पर वास्तव में यहाँ करुणा के मुखौटे में क्रूरता हमारी दिखाई पड़ती है, कैमरे की क्रूरता उस अपाहिज के साथ दिखाई पड़ती है। ठीक है। तीसरा, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। यानी यहाँ पर बहुत ही सीधे तरीके से वह व्यंग करते हैं, समझने वाला इसे समझता होगा कि जब कविता की जो पंक्तियाँ आ रही है शुरुआत में ही, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, यानी कि यह जो प्रसंग है दूरदर्शन पे लाने का वह प्रचार कर रहे हैं कि दूरदर्शन क्या है, मतलब लोग के माध्यम तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा चैनल है। तो वो दावा कर रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर इसको दिखाएंगे, यह जो अपाहिज है इसको जो कष्ट है हम दूरदर्शन पे दिखाएंगे, हम शक्तिवान हैं ताकि इसकी दुर्बलता को दिखाएंगे, कैमरे में दिखाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम उस दुर्बल को लाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, उस दुर्बल को लाने का मेरा मतलब क्या मतलब होता है कि हम अपने कैमरे को अपने कार्यक्रम को एक अच्छा रूप दे सके, एक प्रसिद्धि दिला सके कि हमने समाज के ऐसे विषय वस्तु को लाया जो कि लोगों के दर्शकों को संवेदना को खींच सके। लेकिन वास्तव में वो जो अपाहिज है उसे कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। इवन कि उस कैमरे के माध्यम से हम उसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिसे अंदर तक वह उसे झकझोर देता है और हमारी वास्तविकता, कैमरे की वास्तविकता उसके सामने आ जाती है। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कवि ने करारा व्यंग किया है। चौथा, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यानी कि यहाँ पर इस कविता में हमने देखा, व्याख्या में हमने देखा कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, चुनौती का सामना कर रहा है, वह व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोएंगे तो जो कार्यक्रम बना रहा है वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा, क्योंकि उसका मेन फोकस है अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा दर्शक वर्ग खड़ा करना। तो ऐसे विषय वस्तु से लोग आकर्षित होते हैं, उस कार्यक्रम को देखते हैं। नहीं, उससे क्या होता है, जो उसका प्रमोशन है वो मिलता है, उस कार्यक्रम को प्रमोट किया जाता है, ना कि उस अपाहिज की दशा का। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न करता है, जो प्रश्न के माध्यम से उसे आहत करता है और प्रश्न के माध्यम से कार्यक्रम को सटीक बनाता है कि किस किस प्रश्न से लोग आकर्षित होंगे या फिर उसकी संवेदनाओं का जुड़ने का हम जो झूठा रूप दिखा रहे हैं वह सटीक बैठेगा। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा होता नज़र आता है। पाँचवा प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। यहाँ पर पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने साक्षात्कार का जो रूप है उस पर भी क्या किया है, करारा व्यंग किया है। उसने उसका ये नज़रिया दिखाया है कि तुम्हारा क्या रूप है, क्या मतलब है, उसे मुझे मतलब नहीं है, और जो सूट हुआ एक जो फिक्स समय होता है उसमें जो सूट वह कर पाते हैं और अगर संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा कम भी संतुष्ट होते हैं तो समय की कमी को देखते हुए, समय का सेटलमेंट देखते हुए कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ। नहीं, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कैमरा जो हम शूट कर रहे हैं, जो उसे पर्दे पर हम दिखाएंगे उसका एक टाइम लिमिट होता है। नहीं, उस पर उसकी कीमत होती है, कितना दिखाना है। तो यहाँ पर इस बात को जोड़ देने के लिए कि सिर्फ हम साक्षात्कार का उद्देश्य दिखाना कुछ और होता है और दिखता क्या है कि कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए समय का सेटलमेंट करते हुए, समय का एडजस्टमेंट करते हुए। तो यहाँ पर एक जो नज़रिया दिखाया है, उल्टा नज़रिया यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कवि और इस पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कविता के आसपास। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे। तो यहाँ पर यह चुनौती है,
नहीं, यहाँ पर हमारे लिए भी एक चुनौती है कि उस शारीरिक चुनौती को जो सामना कर रहा है, जो अपंग है, हाथ से अपंग है, लाचार है, पैर से लाचार है, या और भी शारीरिक जो कुछ में जो उसमें कमियां है, उससे आप किसी मित्र का परिचय कराएं तो उसके मनोबल को ना तोड़ें। यह हमारा होना चाहिए, यह हमारा विशेष इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसे एक आम इंसान बनाकर, आज भी हमारी शिक्षा नीति में यह बात आ रही है, बार बार इसका प्रचार भी किया जा रहा है कि हम सब बराबर हैं। नहीं, विद्यालय में भी और ये समाज में भी, या किसी कोई जो सामाजिक मीटिंग होती है, जो लोकल मीटिंग्स होती है, उसमें भी इस बात पे इशारा किया जाता है कि हम उसे दो ना माने, उसे एक माने, उसे अलग ना बैठाए, एक साथ बैठाए, ताकि उसको एहसास हो कि हम भी अपने देश का, समाज का एक प्रमुख हिस्सा है, अलग नहीं है। अलग थलग रख के परिचय कराने से या उसकी दुर्बलताओं का परिचय कराने से क्या होता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, नहीं, और जो उसका विकास है वह रुक जाता है, जो उसका मानसिक जो सोच है वह दब के रह जाती है कि मैं समाज से अलग हूँ। इसीलिए जब भी परिचय कराए, सामान्य रूप में उसका परिचय कराए, उसके जो कमियां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, अपंगता को दिखाना नहीं है कि देखो ये मेरा मित्र है, हा, या शरीर से कमज़ोर है, हा, इसके पैर टूटे हुए हैं। इस तरह का किसी भी वाक्य का वर्णन या उसके सामने कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं लाना है जिससे वह आहत हो। ठीक है। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। नहीं, तो सामाजिक उद्देश्य, जो उद्देश्य सिर्फ बनावटीपन और दिखावेपन के लिए होता है, तो ऐसे कार्यक्रम का मैं तिरस्कार करूँगा। क्या करेंगे आप, अपनी बात बताइए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपके लिए छोड़ा कि इस तरह के कार्यक्रम जो सिर्फ अपने कार्यक्रम को श्रेष्ठ बनाने के लिए करते हैं, उस वास्तविकता से जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जा रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं हो, तो आपकी कैसी भावनाएँ होंगी। ठीक है। तीसरा है, आगे देखिए, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। इस तरह के कार्यक्रम से, इस कविता से जो संकेत आपको दिया गया कि यहाँ पर उद्देश्य कुछ और है और यहाँ पर बात कुछ और हो रही है, इस तरह का कार्यक्रम आपको टीवी पर, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम देखकर जो आप पे रिएक्शन हो रहा है, जो प्रतिक्रिया आपकी है, उसे आपने एक निदेशक के रूप में पत्र लिखते हुए या दूरदर्शन निदेशक को पत्र लिखकर अपनी प्रतिक्रिया लिखने की कोशिश करें। ठीक है। चौथा, नीचे दिए गए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार के इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। यहाँ पर एक प्रसंग दिया हुआ है और पठित गद्यांश है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसमें एक पात्र है बुधिया, उसको अपने ध्यान में रखते हुए आप उससे कैसे साक्षात करेंगे, रियल साक्षात्कार, बनावटी साक्षात्कार नहीं। इंटरव्यू जो आप उसका लेंगे उसकी क्या स्थिति है, इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगी और उस रूप में आप उसका इंटरव्यू कैसे लेना चाहेंगे, किस रूप में, जो इस क्या कहते हैं कविता में जो निर्देशित है, जो सांकेतिक है, उस अर्थ में, या सही रूप में, वास्तविक रूप में उसके कष्ट को दिखाने के लिए। तो यह भी आपको करना है। ठीक है। तो आशा करती हूँ ये आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और मैं सहायक बनी होंगी आपको। तो अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।